जय हो। वर्ष 2022 के आगमन की सभी को बधाई। एक नया वर्ष, एक नया महीना, एक नया दिन। अक्सर ही तो हम ये नव वर्ष की सौगातें मना ही लेते हैं। कभी हिंदू नव वर्ष तो कभी वीर निर्वाण नव वर्ष के आधार पर हम एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देते ही हैं। नया क्या है इसमें? हर बार जब भी नव वर्ष आता है सभी लोग कुछ नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। अगर फाइनेंशियल नया साल है तो नई खाताबाई शुरू हो जाती है, नया सिस्टम शुरू हो जाता है। और इसी तरह से साल में ऐसे मौके कई बार आते हैं जब हमें एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बदलता तो हर बार ही है, हर रोज़ ही है। हर दिन तारीख बदलती है, 30 दिन होते ही महीना बदल जाता है और 365 पूरा होते ही साल बदल जाता है। तो इस बार फिर क्या नया है ना? चलिए कुछ नया करें इस बार। सिर्फ तारीख नहीं बदलेंगे, सिर्फ महीना या साल नहीं बदलेंगे। चलिए ना कुछ बदलते हैं अपने भीतर, कुछ छोड़ते हैं। क्या छोड़ें? जैसे पिछला साल हमने छोड़ दिया वैसे ही चलिए ना छोड़ देते हैं इस बार अपने भीतर के कुछ ऐसे शॉर्टकमिंग्स को, कुछ ऐसी कमज़ोरियों को, कुछ ऐसी वीकनेसेस को जो कहीं ना कहीं हमारी प्रगति की राह में बाधक हैं। प्रयास करेंगे ना? तो एक छोटा सा काम करते हैं। जैसे हम दूसरों को आज नववर्ष की शुभकामनाओं के मैसेजेस भेज रहे हैं, आज एक प्यारा सा मैसेज हम खुद के लिए तैयार करें। हम आज स्वयं के साथ ही एक रेजोल्यूशन लें, है ना? स्वयं के साथ ही एक संकल्प लें कि हम अपनी उन कुछ गलतियों को छोड़ देंगे, जैसे जेलसी, ईर्ष्या, डाउट करने की हमारी आदत। हर चीज़, हर काम करने से पहले हम डाउट करते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों की चर्चा हम कर ही लेते हैं और कुछ हम ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। कुछ छोड़ने में सबसे पहला हम एक काम करें, हम अपने आसपास देखें। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने ही साथ वाले लोगों के साथ ईर्ष्या में डूब जाते हैं। और पता है, उस ईर्ष्या में, उस जेलसी में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सामने वाले को कमतर आंकने में, उसको कमतर प्रमाणित करने में, यानी उसको खुद से छोटा प्रूव करने में लगा देते हैं, बजाय इसके कि उस एनर्जी को हम अपनी योग्यताओं को निखारने में लगाते हैं, बजाय कि उस एनर्जी को हम अपना बेहतरीन देने में काम लेते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? सामने वाले से ईर्ष्या करके बस सब कुछ हमें मिलना चाहिए, इस भाव के साथ बढ़ते हैं। एक बड़ी प्यारी सी कथा पढ़ी थी। कथा तो क्या कहूँ मैं, शायद ये प्रसंग है और एक ये ट्रू लाइफ प्रसंग है। हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी के गोवा के उनके गांव पारा का, वहाँ पर बड़े बड़े वाटरमेलन्स, तरबूज उगते थे। और उनकी ही किसी आत्मकथा में या उनके ही किसी इंटरव्यू में, किसी शायद व्याख्यान में ये एक प्रसंग सुनने को मिला। बड़ा प्यारा प्रसंग है। वो बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पर एक जो किसान भाई थे वो एक रेस रखते थे, एक कंपटीशन रखते थे, सारे ही बच्चों को बुलाकर, और वो तरबूज खाने का कंपटीशन करते थे। और
उस कंपटीशन में उन सब बच्चों को एक बोल दिया जाता था, एक प्याला, और कहा जाता था कि वो जो बीज है ना वो उसमें इकट्ठे करने हैं। और इस तरह से वो प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी और उन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद वो किए जाते थे, विनर घोषित किए जाते थे। वो बताते हैं कि कुछ सालों तक पढ़ने के बाद मैं अपने उस गांव से बाहर पढ़ने चला गया। करीब 7-10 साल बाद जब मैं लौट कर आया तो मैं मार्केट गया और मार्केट में मैंने देखा कि जो तरबूज का साइज़ है वो बड़े छोटे छोटे से हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। वो बताते हैं कि मैं उस किसान की खोज में गया जो वो कंपटीशन करवाता था, क्योंकि उस कंपटीशन में बच्चों को बड़े बड़े तरबूज दिए जाते थे। जब वो वहाँ गए तो पता चला कि जो उनके जो वो किसान था जो ये कंपटीशन आयोजित करता था, अब वो वृद्ध हो चले थे, बूढ़े हो चले थे और बिजनेस नहीं कर पाते थे। तो वृद्धावस्था के कारण वो घर पर ही रहते थे और उनके बेटे ने उनका वो बिजनेस टेक ओवर कर लिया। जब बेटे ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो उन्हें लगा कि पिताजी ये क्या फालतू काम करते हैं। कंपटीशन तो वो भी आयोजित करवाता था, लेकिन उस कंपटीशन में बच्चों को अब जो तरबूज मिलते थे वो बड़े वाले तरबूज नहीं मिलते थे, वो बेस्ट नहीं मिलते थे। वो जो वृद्ध किसान थे वो उस कंपटीशन में अपने सबसे बेस्ट तरबूज उन बच्चों को खाने के लिए देते थे, और सबसे बेस्ट तरबूज खाने को मिले तो आप सोच सकते हो कि बच्चों का जो उत्साह था वो कैसा रहा होगा। और उन बच्चों को साफ ताकीद की जाती थी कि एक भी बीज बाहर नहीं गिरने पाए, वो बीज उस प्याली में इकट्ठे करके उस किसान को वापस देने होते थे। लेकिन बेटे को लगा कि पिताजी ने तो ये बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया। अगर मैं ये बड़े बड़े तरबूज, बेस्ट तरबूज मार्केट में बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए वो बच्चों का कंपटीशन तो आयोजित किया, लेकिन उसने उसको छोटे वाले तरबूज दिए। अब जो बीज मिले वो कौन से मिले? उन छोटे तरबूज के बीज। जबकि उस वृद्ध किसान को कौन से बीज मिलते थे? बेस्ट बीज। जो सबसे बेहतरीन तरबूज थे उसके बीज उस किसान को वापस मिल जाते थे, जिसे बोकर वो और बेहतरीन तरबूज पैदा करता था। लेकिन उनके बेटे को ये छोटी सी बात समझ नहीं आई और वो अपना ये छोटा सा लालच, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने का लालच छोड़ नहीं पाया और उसने वो छोटे तरबूज खाने को दिए। अब जैसे बीज मिले वैसे ही तरबूज उगे और फिर अगले साल कंपटीशन में फिर वो छोटे वाले तरबूज दिए गए, पहले से भी छोटे तरबूज। और इस तरह से तरबूजों की जो साइज़ था वो घटकर छोटा छोटा होता गया, और छोटा ही क्या, अब मार्केट में उतने तरबूज ही नहीं रहे। हमारा ज़रा सा लालच हमारे आगे के कितनी सारी खुशियों को लील जाता है, हमारे कितने सारे विकास को लील जाता है, हम ये बात ही नहीं समझ पाते। हम भूल जाते हैं कि जितना हम अपना बेस्ट देंगे उससे भी कई गुना ज़्यादा बेस्ट मल्टीप्लाई होकर हमारे जीवन में आएगा और खुशी खुशी आएगा। ये तरबूज के बीज तो मात्र एक एग्जाम्पल है। हम ज़रा अपने आसपास देखें कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मदद कर रहे हैं हम उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं, उनके प्रति हमारे भाव क्या रहते हैं। तो ज़रा ये अपना मैंपना हम आज इस नववर्ष के अवसर पर छोड़ें। ज़रा सा अपना ये लालच अपने इस नववर्ष के अवसर पर हम छोड़ें। अक्सर देखें हम स्टूडेंट्स में कि वो लोग नोट्स बनाते हैं या क्लास में रेगुलर होकर पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम अपने साथियों के साथ अपने नोट्स ना शेयर करें। अगर हमारा क्लासमेट हमसे पूछ रहा है कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो हमें लगता है अच्छा है उसको टॉपिक नहीं समझ में आया, कम से कम उसके मार्क्स मेरे से तो कम आएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आपका वो साथी मदद कर रहा है आपकी। जब आप उसे वो टॉपिक समझाएंगे और
जब वो बंदा वो टॉपिक समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि अपने जिस मित्र को आप वो टॉपिक समझा रहे हैं वो कुछ ऐसी जिज्ञासाएं उठा दे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठा दे जो शायद आपने भी तैयार नहीं किए हैं। और उस क्वेश्चंस को जब आप तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और चूंकि आप एक बार अपने एक मित्र को वो टॉपिक समझा चुके हैं, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में, परीक्षा में या अपने लाइव प्रेजेंटेशन में अपने टीचर्स के सामने वो टॉपिक पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि आप उसका एक पूरी तरह से रिहर्सल अपने उस मित्र को समझाने के दौर में कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई आपकी मदद मांगे, चाहे वो किसी भी काम में हो, सामने वाले का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप आज जहाँ पर भी हैं, जितनी भी सक्सेस आपने हासिल की है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट न जाने कितने लोगों का साथ है। एक जेट पायलट जो है, यानी जो एक फाइटर जेट जो उड़ाते हैं नौसे, जो हमारे एयरफोर्स के जो रहते हैं सोल्जर्स, वो जो ये फाइटर पायलट्स उड़ाते हैं, बड़ा बहादुरी का काम है। लेकिन जब उन जो एयरप्लेन्स हैं, उन पर जब किसी मिसाइल का अटैक होता है, तब अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? जी हाँ, पैराशूट से उस जलते हुए प्लेन को छोड़कर वो अपनी जान बचाते हैं। और सोचिए ज़रा कि वो पैराशूट पैक करने वाला व्यक्ति कितना सिंपल, कितना साधारण वर्कर है। आम तौर पर जहाँ ये ग्राउंड्स होते हैं, सेफ्टी ग्राउंड्स, और जहाँ ये फाइटर जेट्स में वो पैराशूट पैक करके रखे जाते हैं, यहाँ तक कि सोल्जर्स तक को नहीं पता होता कि हमारा पैराशूट किसने पैक किया है। और कई बार उस पैराशूट पैक करने वाले को लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं। सभी लोग उस बंदे की तो वाहवाही करते हैं जिसने उस पैराशूट की मदद से कूदकर अपनी जान बचा ली। उस सैनिक की बहादुरी की बड़ी वाहवाही होती है, लेकिन उस बंदे को धन्यवाद देना, उसके प्रति आभार व्यक्त करना हम भी भूल जाते हैं जिसने वो पैराशूट पैक किया था। अगर उसने वो पैराशूट उसकी पूरी सेफ्टी को चेक करके पैक नहीं किया होता, तो क्या वो सैनिक अपनी जान बचा पाता? नहीं। ज़रा देखिए ना, आज हम अपने जीवन में चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी, प्रोफेसर, रिसर्चर या किसी भी बड़ी पोस्ट पर पहुँचे हैं, हमारी ज़िंदगी में न जाने कितने लोगों ने हमारे लिए पैराशूट्स पैक किए। और वो पैराशूट्स कोई सिर्फ फाइटर जेट्स में होने वाले पैराशूट्स नहीं थे। हमारे लिए फ़िज़िकल पैराशूट्स, हमारे इमोशनल पैराशूट्स, हमारे मेंटल पैराशूट्स, हम न जाने कितनी बार टूटे होंगे, हम न जाने कितनी बार बिखरे होंगे, हम न जाने कितनी बार डिप्रेस हुए होंगे, हम न जाने कितनी बार बीमार पड़े होंगे। तब जिन जिन लोगों ने हमें वो पैराशूट प्रदान किए ताकि हम उन सारी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी कामयाबी की राह पर बढ़ सकें, क्या उन पैराशूट पैकर्स को हम कभी धन्यवाद देते हैं? तो आज इस नव वर्ष पर हम ज़रा ये अपने आसपास देखें तो सही कि किस किस ने पैराशूट हमारे पैक किए। देखिए ना, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने होम टाउन से दूर पेइंग गेस्ट की तरह, पीजी की तरह रहते हैं किसी न किसी के घरों में। वो कहीं ना कहीं हॉस्टल्स में रहते हैं, वर्किंग हॉस्टल्स में रहते हैं, अपने स्कूल के, कॉलेज के हॉस्टल्स में रहते हैं। सुबह 7:30 या 8 बजे उनको सही समय पर गरम नाश्ता मिल सके, इसके लिए वो कुक और वो हाउसकीपिंग स्टाफ
कितना सुबह उठता होगा, लगभग 4 या 5 बजे, चाहे जितनी ठंड हो, लेकिन उन सारे ही पढ़ने वाले बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को वो सही समय पर नाश्ता मिलता है। वो जब पढ़ने के लिए जिस भी बस में सवार होते हैं, वो ड्राइवर अपने घर से कितना जल्दी उठकर आता होगा ताकि उन स्टूडेंट्स को सही समय पर पढ़ने के लिए छोड़ सके। इसी तरह उनके माता पिता न जाने कितनी मेहनत करते होंगे, तब कहीं जाकर उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वो फीस वो अफोर्ड कर पाते हैं। और इसी तरह न जाने कितने सारे लोग हैं, यहाँ तक कि जहाँ वो पढ़ रहे हैं, जिस रूम में वो पढ़ रहे हैं, उनको साफ़ सफाई करने वाली मेड्स मिलती हैं, उनके सही समय पर कपड़े धोने वाले लॉन्ड्री पर्सन्स मिलते हैं, और वो सारा काम इतनी समय पर करते हैं, इतने प्यार के साथ करते हैं ताकि उन्हें वो घर वाला माहौल फील हो। और ऐसा सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, हर किसी के साथ है। तो ज़रा बताइए, क्या हम उन लोगों को कभी धन्यवाद देते हैं? अक्सर सबको लगता है कि हम पैसा देते हैं ना, ये तो उनका जॉब है, ये तो उनका काम है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उस नाश्ते में उनका वो प्यार, उनका वो लगाव, उनकी वो केयरिंग नहीं छुपी हो, सिर्फ एक मशीनरी की तरह वो खाना बन के आपके टेबल पर आ जाए, तो क्या आपका जो मन है, अंतर मन है, वो तृप्त हो पाएगा? नहीं ना। तो आज जब भी भोजन करें, उन सभी को धन्यवाद दीजिए, सिर्फ आंखें बंद करके, भीतर से नहीं। अगर वो आपके सामने पड़ जाएं, उनको बोलकर कि धन्यवाद दीजिए, महाराज आपका धन्यवाद, आप हमें इतना अच्छा भोजन करवाते हैं। आंटी आपका धन्यवाद, आप हमारा कमरा कितना साफ करते हो। जो लॉन्ड्री पर्सन आए, उनको, उन भैया को, उन अंकल को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू, आप इतने साफ कपड़े हमें देते हो, हमारी चादरें इतनी साफ होती है, हमारा पढ़ने का मन करता है। तो आज इस नव वर्ष के अवसर पर, इस न्यू ईयर के मौके पर हम एक रेजोल्यूशन लें, एक संकल्प लें कि हम प्रतिपल कुछ न कुछ देने का प्रयास करेंगे, और जितना देंगे उससे कई गुना ज़्यादा हमारे जीवन में आएगा ही। कभी किसी की मदद करने के लिए पीछे ना हटें। आपकी एक छोटी सी मदद आपको जीवन भर के लिए एक मित्र दे सकती है। मुझे मिला है ऐसा मित्र, जो एक छोटी सी घटना थी। मैं बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं जस्ट निकल रही थी और मेरी कॉलेज के बाहर ही एक लड़की थी जिसके घुटने पर छिल गया था, वो गिर गई थी। और चूंकि मैं भी कॉलेज में नहीं थी, वो भी नहीं थी, हमारा फर्स्ट ईयर था, मैंने उसे कभी देखा नहीं, उसने भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ इतना सा पूछ लिया उससे, कैसी हो तुम? एंड शी सेड कि मेरे को चोट लग गई है। वो बड़ी घबरा गई थी क्योंकि हाईवे था वो। एंड मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, मैं उसको पीछे ले बिठाया और सामने मेरी एक दूसरी मित्र का घर था, मुझे पता है उसके फादर डॉक्टर थे। एंड उसने वो क्लीन किया मेरी फ्रेंड ने, और उसको कुछ बैंडेज वगैरह लगा दी। कोई ज़्यादा चोट भी नहीं थी, इतनी चोट नहीं थी कि उसको दर्द होता। एंड मैंने सिंपली पूछा कि आप मीन्स किसकी स्टूडेंट हो? एंड लकीली वो लड़की उसी की क्लास की, उसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट निकली जो मेरे थे। एंड आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम विद माई मैथ्स। सो मैंने उससे सिर्फ पूछा कि अच्छा तुम्हारा घर किधर है? मेरा भी घर उधर है, मैं छोड़ देती हूँ। एंड क्योंकि मेरी गाड़ी खाली थी, मैंने उसे छोड़ दिया था। एंड मुझे पता है, मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि मुझे तुम ये पढ़ाओगी क्या? शी सेड यस, आ जाओ। और आप यकीन जानिए, उसने मेरे मैथ्स के 3 पेपर्स कवर करवाए, क्योंकि मैं मैथ्स में कमज़ोर थी। एंड 11th-12th में मेरे पास मैथ्स सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए आई न्यू नथिंग अबाउट द मैथ्स इन माई फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन। उस लड़की ने अपने पढ़ने के टाइम से निकाल कर मुझे मैथ्स पढ़ाई। एंड उसी की बदौलत मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, थैंक्स टू हर। कि
मुझे जब जब ज़रूरत पड़ी वो एक मित्र के रूप में प्रतिपल उसने मेरा साथ दिया, इतना प्यार दिया जिस प्यार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। निस्वार्थ निश्चल प्रेम, ऐसे मित्र सिर्फ एक छोटी सी मदद देने पर। तो ऐसे मित्र आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, चौराहे पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ज़रा ढूंढ लीजिए ना उन्हें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देंगे तो ना जाने आप कितना पाएंगे। ऐसे कई सारे किस्से, कहानियाँ आपके आसपास बिखरे पड़े हैं। हम अपना लालच, अपना थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़े से डाउट्स, थोड़ा सा डर छोड़ें तो ये सृष्टि हमें अपने दोनों हाथों से न जाने कितना कुछ देने के लिए तैयार है। एक और रियल लाइफ घटना के साथ आज का ये अपना संदेश मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और घटना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन की है। रोनाल्डो से आप सभी परिचित हैं, एक महान फुटबॉलर। एक दिन उसने अपने मैच में जो गोल्स उसने जीते थे, उस पूरी जीत को उसने अपने प्रिय मित्र अल्बर्टो के नाम किया। तो जर्नलिस्ट और सारे ही लोग बड़े हैरान थे, कौन है ये अल्बर्टो? रोनाल्डो ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये जो आप मुझे आज इस तरह से खेलते हुए देख रहे हैं, ये मेरे उस मित्र के कारण है। लोग हैरान हुए, उन्होंने जानना चाहा क्या हुआ था। तो रोनाल्डो ने अपने जीवन की घटना बताते हुए कहा कि हमारा जो चयन परीक्षण है वो होने वाला था। उस दिन हमारा वो मैच था कि उसमें से जो भी फुटबॉलर हाईएस्ट गोल्स करेगा उसको खेलने के लिए चुना जाएगा और वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन पाएगा। रोनाल्डो बताते हैं कि उस टीम में 2 लोग थे, एक मैं और एक अल्बर्टो। हमारी टीम ने 3-0 से वो मैच जीता। पहला गोल अल्बर्टो ने किया, दूसरा गोल मैंने किया और उस तीसरे गोल पर सबकी नज़र थी। जो गेंद थी वो अल्बर्टो के पास थी और अल्बर्टो बिल्कुल गोल पोस्ट के पास पहुंच गया था। यहाँ तक कि गोलकीपर भी गोल बचाने के चक्कर में गिर चुका था, लेकिन वो बॉल अभी भी अल्बर्टो के पास थी। लेकिन बजाय वो बड़े आसानी से उस गोल पोस्ट में वो फुटबॉल को किक करके मैच जीत सकता था। और ना सिर्फ मैच जीत सकता था, बल्कि वो प्लेयर बन सकता था जिसकी ज़िंदगी आगे फूलों भरी थी। लेकिन उसी मोमेंट पर, उसी समय पर अल्बर्टो ने रोनाल्डो को बॉल पास की, क्योंकि रोनाल्डो उसके साथ साथ ही चल रहा था, दौड़ रहा था। उसने रोनाल्डो को पास की बॉल और रोनाल्डो ने गोल कर दिया। रोनाल्डो को 2 गोल मिले और जैसे कि पहले घोषणा थी, रोनाल्डो चुन लिया गया। रोनाल्डो बोलते, मैंने अल्बर्टो को जाकर पूछा कि तुमने इतना बड़ा मौका, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते, तुमने इतना बड़ा मौका अपनी ज़िंदगी का गंवा दिया, ऐसा क्यों किया? अल्बर्टो ने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेहतर खिलाड़ी हो। और वो दिन और आज का दिन मैंने अपने जीवन में अपने उस मित्र के कारण फुटबॉल के खेल में ऊंचाइयां हासिल की, वो मुकाम हासिल किए जो किसी के लिए भी एक स्वप्न की भांति है। और हाँ, मेरा वो मित्र नहीं चुना जा सका। उसके बाद उन सारे जर्नलिस्ट ने पता किया। अब आप जानते हैं, रिपोर्टर हैं, खोज खबर तो सूंघ के निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने उस अल्बर्टो का पता किया। जब उनके घर गए और जाकर वो स्टोरी वेरीफाई करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि कई बार खिलाड़ी कुछ ऐसे ही बोल देते तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कौन बंदा है जो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपने मित्र को तोहफे में दे सकता है। खैर, अल्बर्टो उन्हें मिल ही गए। वो उनके घर पहुँचे और उनसे पूछा कि रोनाल्डो ने जो कुछ बताया क्या वो सच है? अल्बर्टो ने बोला, बिल्कुल सच है। और उस दिन के बाद से मेरा प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का सपना हमेशा के लिए धराशायी हो गया।
और मैं तब से अब तक बेरोज़गार हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं था फुटबॉल खेलने के सिवाय। रिपोर्टर बड़ा चौंके, क्योंकि अल्बर्टो जहाँ खड़े थे वो शानदार कोठी, वो मर्सिडीज कार और ऐशो आराम और जिस तरह की वेशभूषा में अल्बर्टो थे, उनके लिए ये सोच पाना बड़ा मुश्किल था कि एक बेरोज़गार आदमी ऐसी लग्जूरियस ज़िंदगी कैसे जी रहा है। अल्बर्टो ने रिपोर्टर्स की आंखों में वो सवाल पढ़ा और बोला, अच्छा ये ऐशो आराम, ये तो मेरे मित्र रोनाल्डो की भेंट है। तो देखा, एक मित्र के लिए क्या दे सकता है और बदले में क्या पा सकता है। बाकी हम सब स्वयं समझदार हैं। ये वर्ष 2022 फिर से 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड और हर सेकंड में असंख्यात समय लेकर आ रहा है। हम हर समय को भरपूर जीवंतता के साथ जिएं, अपने स्वभाव में जिएं, सारे विभावों को छोड़कर जिएं। ये नव वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, हम सबको अपने जीवन की दिशा की प्रेरणा देने वाला हो। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।